नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर भारत के या उसके साथ साथ और तमाम राज्य, जैसे हमने सबसे पहले जौनपुर को पढ़ा, फिर बंगाल को पढ़ा, फिर हमने कश्मीर को पढ़ा, मालवा को पढ़ा, राजपूताना को पढ़ा, उड़ीसा को पढ़ा, गुजरात को पढ़ा। ठीक है, इन सब लोगों को हम लोगों ने, इन सब राज्यों को, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखेंगे कि इनमें से हमने बंगाल को पूर्व का सिराज बताया था। ठीक है, लेकिन एक एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया था, इसलिए मैंने बता दिया था, लेकिन वो गलत है। कुछ जो हमारे मित्रगण इस पे आपत्ति उठाए थे, हमने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया था, लेकिन हम भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो आप सिराजे हिंद या पूरब का सिराज जौनपुर को ही मानेंगे। ठीक है, अभी इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं हुई है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में क्या, बहमनी साम्राज्य को पढ़ते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में हम लोग किसे पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद तुगलक के काल में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके, मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन करा था अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दिया। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हैं, इनका एक नाम और था, ये हसन गंगू थे। इनका नाम सही क्या था, हसन गंगू। ठीक है, इनका नाम हसन गंगू था। ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन हसन गंगू जो है मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक पद पे थे। क्या, किस पद पे थे, अमीरात ए सदा। किस पद पे थे, अमीरात ए सदा के पद पर क्या थे, आसीन थे, या सदस्य जो है रह चुके थे। ठीक है, अब देखेंगे ठीक है, अमीरात सदा के सदस्य जो है रह चुके थे। कौन, हसन गंगू। किसके समय में, मुहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में, मुहम्मद बिन
तुगलक के समय में अमीरात सदा के सदस्य रह चुके थे। ठीक है, आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप, जब दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुस्लिम राज्यों में दिल्ली सल्तनत के विघटन के पश्चात मुस्लिम राज्यों में सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राज्य अगर कोई था तो कौन था, बहमनी था। ठीक है, आप देखेंगे कि इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर के बरार से लेकर दक्षिण कहां, कृष्णा नदी तक। ठीक है, बरार ऐसा मान सकते हैं, उत्तर के बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे इस राज्य में 18 सुल्तानों ने, कितना, इस राज्य में 18 सुल्तानों ने कितने वर्षों तक शासन किया, 180 वर्ष तक। कितना, 180 वर्ष। ठीक है, 180 वर्ष मतलब कि 1347 से लेकर 1527 तक। कितना, 1347 से लेके 1527 ईस्वी तक, मतलब कि 180 वर्षों तक इसने बहमनी साम्राज्य का शासन चलता रहा। ठीक है, आप देखेंगे कि ताजुद्दीन फिरोज शाह, कौन, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का, कौन, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विद्वान शासक था। ठीक है, सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था, ताजुद्दीन फिरोज शाह। आप देखेंगे उसने दौलताबाद में भीमा नदी के पास फिरोजाबाद, भीमा नदी के पास, या आप कह सकते हैं भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना करी थी। फिरोजाबाद शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, आप देखेंगे दूसरे शासक हैं कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह, ये कौन है, कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य के क्या हैं, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, आप देखेंगे कहीं कहीं 3 अगस्त तो कहीं कहीं 11 अगस्त 1347 ईस्वी को, 11 अगस्त या कहीं कहीं 3 अगस्त लिखा गया है, 11 अगस्त या 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह,
ध्यान दीजिएगा, हसन गंगू जो है, ये हसन गंगू किस नाम से बहमनी साम्राज्य किस उपाधि के साथ बैठा था? तो उसका जो उपाधि था क्या था? उसका उपाधि था अबुल मुजफ्फर। ध्यान दीजिएगा, अबुल 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 मुजफ्फर अलाउद्दीन अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, कौन था ये? हसन गंगू। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, हसन गंगू। अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर उपाधि धारण करता है और क्या करता है? ये एक शहर बसाता है गुलबर्गा, और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, गुलबर्ग या गुलबर्गा को क्या करता है? अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में विभक्त किया था। कितने? 4 बड़े प्रांतों में। 4 बड़े प्रांतों में कौन था? पहला जो था क्या था? बरार। पहला क्या है? बरार है। दूसरा क्या है? पहला बरार, दूसरा बीदर, तीसरा दौलताबाद। तीसरा क्या है? तीसरा दौलताबाद, और चौथा गुलबर्ग या गुलबर्गा में विभाजित किया था। अब देखेंगे कि हसन गंगू की मृत्यु जो है, हसन गंगू की मृत्यु कब होती है? हसन गंगू की मृत्यु 11 अगस्त 1358 को हो जाती है। 11 अगस्त 1358 को। ठीक है, नहीं सॉरी, यहां मैंने गलत बता दिया। हसन ठीक है, ठीक। हसन गंगू की मृत्यु जो है 11 अगस्त 1358 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, 11 अगस्त 1358 ईस्वी में हो गई थी। इसने क्या किया था? इसने बहमनी साम्राज्य में हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, जजिया कर वसूलने से रोक लगा दी थी। जजिया कर वसूलने पर रोक लगा दी थी। किस पे? हिंदुओं पर। हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर इसने रोक लगा दी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो बहमन शाह है, बहमन शाह ने दक्षिण हिंदू शासकों को अपने अधीन करके, दक्षिण हिंदू शासकों को अपने अधीन करके क्या करता है? उनको जागीर, उनको
जागीर एवं पद, जागीर एवं पद देने की नई प्रथा की शुरुआत करता है। ठीक है, कौन सी? हिंदू शासकों को पद एवं जागीर देने की नई प्रथा की शुरुआत की थी। कौन? हसन गंगू, या आप कह सकते हैं अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, इसने जो है क्या करी थी? हिंदू शासकों को अपने अधीन करके पद एवं जागीर देने की नई प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि हसन बहमन शाह अपने आप को ऐतिहासिक ईरानी योद्धा, कौन? ऐतिहासिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था। ये जो है कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अपने आप को ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था, इसीलिए इसने बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी। और आप देखेंगे कि जनश्रुतियों, ठीक है, जनश्रुतियों के अनुसार बहमन शाह की उपाधि, जनश्रुतियों के अनुसार बहमन शाह की उपाधि उसके ब्राह्मण आश्रयदाता के प्रति आदर का प्रतीक था। मतलब कि हसन गंगू जो बहमन शाह की उपाधि धारण करा था, वो इसलिए धारण करा था कि जो गरीब ब्राह्मण होते थे, आश्रयदाता ब्राह्मण होते थे, उनको शरण देता था, उनकी मदद करता था। इसीलिए उनको जो है क्या कहा गया? इनको जो है बहमन शाह कहा गया। बहमन शाह की उपाधि धारण उन्होंने करी थी, ऐसा जनश्रुतियों में मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 1490 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में बीदर में बारीद शाही का प्रभाव स्थापित हो जाता है। ठीक है, बीदर में क्या होता है? बारीद शाही का प्रभाव स्थापित हो जाता है। सत्ता की पूरी शक्ति किसके हाथ में जाती है? सत्ता की पूरी शक्ति आप देखेंगे वारिद व उसके पुत्र, पहले तो ये देखिए कि 1490 में, 1490 ईस्वी में बीदर में क्या होता है कि बीदर में बारीद शाही, बीदर में बारीद शाही का प्रभाव स्थापित हो जाता है। और सत्ता की पूरी शक्ति किसके हाथ में आती है? कासिम बारीद। किसके हाथ में? कासिम बारीद व उसके पुत्र, उसका पुत्र कौन है? उसका पुत्र है अमीर अली बारीद। कौन है? अमीर अली बारीद। इनके हाथों में चली जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, जिन्हें कहा जाता था क्या? दक्कन की, जिन्हें दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, के हाथों में पूरी सत्ता केंद्रित थी। ठीक है, आप देखेंगे कि 1518 ईस्वी में, 1518
1518 ईस्वी में शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद, कौन? शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद क्या होता है? उसके चार पुत्र कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। अहमद, अलाउद्दीन, कौन? नंबर 1 अहमद, नंबर 2 अलाउद्दीन, नंबर 1 अहमद, नंबर 2 अलाउद्दीन, नंबर 3 वलीउल्लाह, और नंबर 4 कलीमुल्लाह। ठीक है, अहमद, अलाउद्दीन, वलीउल्लाह और कलीमुल्लाह शासक बने। आप देखेंगे, मैं बताया था कि कलीमुल्लाह क्या है? कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, आप देखेंगे एक युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर को अपनी सहायता के लिए कौन? कलीमुल्लाह बुलाता है, किंतु बाबर ने कोई ध्यान नहीं दिया और 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही क्या होता है? 1526-27 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो संघर्ष चल रहे थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे दक्षिण में तुगलक सत्ता के समाप्ति के बाद, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बहमनी और विजयनगर संघर्ष, बहमनी और विजयनगर संघर्ष। ठीक है, आप देखेंगे मैं बताया कि दक्षिण में तुगलक सत्ता के समाप्ति के बाद 14वीं शताब्दी के मध्य अर्थात एक ही समय में विजयनगर व बहमनी दोनों क्या हुआ? अस्तित्व में आए। एक ही समय में, मतलब कि 14वीं शताब्दी में एक साथ बहमनी और विजयनगर क्या करते हैं? अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अस्तित्व में आते हैं। अब आप देखेंगे कि जब 14वीं शताब्दी में के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य तक दो शताब्दियों तक दोनों के मध्य क्या होता है? प्रभुत्व का, कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं मजबूत कि तुम मजबूत, इसके बीच में क्या चलता है? संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। और जिसका अंत कब होता है? जिसका अंत होता है 1565 में तालीकोटा युद्ध। कब इसका अंत कब होता है? 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध के बाद के साथ इसका अंत होता है। विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के मध्य जो संघर्ष का केंद्र था क्या था? कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित प्रसिद्ध रायचूर दोआब था। क्या था? रायचूर दोआब। किसके मध्य? कृष्णा और
तुंगभद्रा के मध्य में जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था, इसी के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती 5 दक्कन सल्तनत राज्य। ठीक है, 5 जो दक्कन सल्तनत राज्य थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती बहमनी राज्य के उत्तरवर्ती 5 दक्कन सल्तनत राज्य। ठीक है, देखते हैं शिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में ही बहमनी साम्राज्य 5 वर्गों में विभक्त हो गया था। किसके समय में? शिहाबुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, शिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में ही बहमनी क्या हुआ था? 5 वर्गों में विभाजित हो गया था या विभक्त हो गया था। पहला क्या था? पहला था बरार। बरार में कौन था? इमाद शाही वंश। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? बरार को। बरार यहां किस वंश का शासन था? इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश या इमाद शाही राजवंश। ठीक है, सर्वप्रथम बहमनी राज्य से अलग होने की घोषणा करने वाला क्षेत्र कौन था? बरार था। ठीक है, सर्वप्रथम बहमनी से अलग होने वाला राज्य कौन था? बरार था। ठीक है, बरार था। उसकी जो है 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? पहली थी एलिचपुर और दूसरी थी गाविलगढ़। पहली कहां थी? पहली थी एलिचपुर राजधानी थी, दूसरी क्या थी? गाविलगढ़। ठीक है, बरार की 2 राजधानी थी। पहली थी एलिचपुर, दूसरा था गाविलगढ़। ठीक है, आप देखेंगे कि बरार में इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह खां। कौन था? फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क। ठीक है, फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क। ठीक है, ये क्या था? ये जो है बरार राज्य का संस्थापक था। यह मूलतः क्या था? यह मूलतः विजयनगर का, यह मूलतः क्या था? यह मूलतः कहां? विजयनगर का एक क्या था? ब्राह्मण था। यह जो है विजयनगर का एक ब्राह्मण था जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है,
इस्लाम धर्म को स्वीकार, जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म को कौन स्वीकार कर रहा है? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहा है फतेहुल्लाह खां। फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहा है। ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली ब्राह्मण था। ये जो है बेसिकली क्या था? बेसिकली ब्राह्मण था। ठीक है, पहले ब्राह्मण था। कहां का? विजयनगर। आगे आप देखेंगे कि महमूद गवां ने पहले शुरू में, कौन? महमूद गवां। महमूद गवां। महमूद गवां क्या करते हैं? महमूद गवां ने किसे? फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क को क्या बनाते हैं? ये जो है गाविलगढ़ का, कहां के? गाविलगढ़ का क्या? तरफदार, या इसी को क्या कहा जाता है? तरफदार को गवर्नर या सूबेदार, गवर्नर या सूबेदार जो है नियुक्त किया था। अब देखेंगे कि 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 में क्या होता है? 1504 ईस्वी में फतेहुल्लाह खां इमादुल मुल्क क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन, उसका पुत्र कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इमाद शाही, अलाउद्दीन इमाद शाही की उपाधि धारण करके, इमाद शाही की उपाधि धारण करके क्या करता है? बरार की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब इसकी मृत्यु होती है, किसकी? अलाउद्दीन इमाद शाही की। अलाउद्दीन इमाद शाही की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दरिया इमाद शाह, कौन? दरिया, इसका पुत्र दरिया इमाद शाह जो है, दरिया इमाद शाह शासक बना। और ये भी बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाता है। तत्पश्चात इसका पुत्र, फिर इसका पुत्र कौन? बुरहान इमाद शाह। इमाद शाह उपाधि है सबकी। बुरहान इमाद शाह, ठीक है, बुरहान इमाद शाह जो है 1562, ठीक है, 1562 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आप देखेंगे कि इसी के शासनकाल में उसके एक मंत्री, किसके? बुरहान इमाद शाह। बुरहान इमाद शाह के एक मंत्री कौन थे? तुफाल। कौन थे? तुफाल। तुफाल क्या करते हैं? तुफाल ने उसे नरनौल के किले में कैद कर देता है। तुफाल क्या है? ये मंत्री हैं। ये क्या करते हैं? ये शासक को मतलब कि बुरहान इमाद शाह को क्या करते हैं? बुरहान इमाद शाह को नरनौल के किले में, नर के किले में कैद कर लिया, कैद कर दिया करिए।
कैद कर दिया और क्या करते हैं, और गद्दी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, कौन, तूफाल, ये कौन है, मंत्री है उसका, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे अंत में क्या होता है कि अंत में अहमदनगर के शासक कौन, मुर्तजा निजाम शाह। कहां के शासक, अहमदनगर के शासक, अहमदनगर के शासक कौन, मुर्तजा निजाम शाह। मुर्तजा निजाम शाह ने बुरहान इमाद शाह को क्या करता है, कैद से मुक्त कराता है, तथा 1574 ईस्वी में, तथा 1574 ईस्वी में क्या करता है, बरार को अहमद नगर में मिला लेता है, और इस प्रकार बरार साम्राज्य का अंत होता है। ठीक है, बरार के बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजापुर को। बरार के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, बीजापुर को। बीजापुर। अब देखेंगे आदिल शाही सुल्तान स्वयं को क्या बोलता है, आदिल शाही सुल्तान स्वयं को तुर्की ऑटोमन राजवंश के वंशक बताते हैं। कौन, आदिल शाही सुल्तान, आदिल शाही सुल्तान अपने आप को तुर्की ऑटोमन राजवंश के वंशज बताते हैं। ठीक है, तुर्की ऑटोमन राजवंश के वंशज बताते हैं। ठीक है, 1489 ईस्वी में बीजापुर के, 1489 ईस्वी में कौन, बीजापुर के 1489 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही राजवंश का संस्थापक कौन, आदिल शाही राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल खां। कौन, यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल खां यह क्या है, यह बीजापुर का पहला सुल्तान था, जिसने, यह बीजापुर का क्या था, पहला सुल्तान था जिसने क्या करी, जिसने बादशाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, आदिल शाही वंश का जो संस्थापक है कौन है, यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल खां जो है बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। आदिल शाह ने, ध्यान दीजिएगा, आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर, आदिल शाह ने, जो वहां की राजभाषा थी क्या थी, पहले राजभाषा जो क्या थी, फारसी थी, उसे बदलकर अपनी राजभाषा क्या करी,
हिंदवी करी जिस जो है दक्कनी उर्दू। ठीक है, फारसी राजभाषा को परिवर्तित करके हिंदवी दक्कनी उर्दू राजभाषा को बनाया था। ठीक है, प्रारंभ में इसे किसे, यूसुफ आदिल खां को, यूसुफ आदिल खां को प्रारंभ में महमूद गवां का क्या था, संरक्षण प्राप्त था। महमूद गवां का संरक्षण किसे प्राप्त था, यूसुफ आदिल खां को। महमूद गवां। और आप देखेंगे कि ये यूसुफ आदिल खां का जो विवाह हुआ था वह मराठी महिला, एक मराठी महिला, क्या नाम था उसका, नाम था बुबुखी खानम। क्या नाम था, बुबुफी खानम। ये परिवर्तित नाम है। ठीक है, ये मराठी महिला थी, इसका परिवर्तित नाम था बुफी खानम, से इसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ये देखेंगे कि यूसुफ आदिल खां धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णु था, परंतु शिया धर्म को उसने क्या करी, प्रमुखता दी थी। परंतु शिया धर्म को उसने प्रमुखता दी थी। उसने कला व साहित्य को संरक्षण भी प्रदान किया था। कला और साहित्य को संरक्षण दिया था किसने, यूसुफ आदिल खां। इसको जानते रहिएगा। और उसकी मृत्यु होती है कितने में, उसकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हो जाती है। कितने में, 1510 ईस्वी में। यूसुफ आदिल खां की मृत्यु 1510 ईस्वी में हो जाती है। अब देखेंगे इसके बाद उसका पुत्र कौन, इस्माइल आदिल शाह। कौन, इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह, ये जो है 1510 ईस्वी से 1534 ईस्वी तक क्या करता है, 1510 से 1534 ईस्वी तक शासन किया। और तत्पश्चात इसका पुत्र कौन, इसका पुत्र कौन है बताइएगा, इसका पुत्र मल्लू आदिल शाह। इसका पुत्र कौन, मल्लू इसका पुत्र मल्लू आदिल शाह जो है 1534 में, 1534 ईस्वी पे गद्दी पर बैठता है और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और तत्पश्चात इसका पुत्र, किसका, मल्लू आदिल शाह का पुत्र कौन है, मल्लू आदिल शाह का पुत्र इब्राहिम आदिल शाह। कौन, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ये क्या करता है, 1534 से 1558, 1534 से 1558 ईस्वी तक बीजापुर पर राज करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह के पुत्र नहीं थे, तो इसने क्या करा था, इसने गोद लिया था एक इसने एक अपने ही चचेरे भाई के बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था अली आदिल शाह, जिसका नाम है अली आदिल शाह।
अली आदिल शाह क्या करता है, अली आदिल शाह 1558 से ईस्वी से 1580, कहीं कहीं 1579 ईस्वी लिखा है, 1580 ईस्वी तक जो है शासन किया। और ये अली आदिल शाह का विवाह, अली आदिल शाह का विवाह अहमदनगर के हुसैन, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री कौन थी, चांद बीबी। चांद बीबी से हुआ था। और हुसैन निजाम शाह की चांद बीबी क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, आप देखेंगे कि अली आदिल शाह को जो है, अली आदिल शाह को सूफी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, सूफी के रूप में, सूफी के रूप में, एक सूफी के रूप में जाना जाता है। अब आप देखेंगे इसके बाद अली आदिल शाह के बाद, अली आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से लेके 1627, 1580 से लेके 1627 ईस्वी तक जो है इसने बीजापुर पर शासन किया। आप देखेंगे कि ये जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, ये विद्या का प्रेमी और संरक्षक दोनों था। विद्या या ज्ञान, विद्या का प्रेमी और संरक्षक जो है दोनों था। कौन, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह विद्या का प्रेमी और संरक्षक दोनों था। अब देखेंगे इसके उदार दृष्टिकोण के कारण, किसके, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के उदार दृष्टिकोण के कारण इसकी प्रजा इसके क्या कहती थी, इसको जो है क्या कहती थी, इसको जगत गुरु, इसको जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है, आप देखेंगे यह जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। आगे आप देखेंगे कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय गरीबों की बहुत मदद करता था। और गरीबों की मदद करने के कारण, गरीबों के प्रति जो इसका दृष्टिकोण था, क्या था, बहुत ही सरल था, बहुत उदार था। और इसके कारण इसको क्या कहा गया, इसको अबला बाबा या निर्धनों का मित्र क्या कहा गया, इसे जो है अबला बाबा, इसे अबला बाबा या निर्धनों का, अबला बाबा या निर्धनों का मित्र जो है कहा जाता था। आगे आप देखेंगे कि ये जो अबला बाबा हैं या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं, ये हिंदी गीत संग्रह, क्या, हिंदी गीत संग्रह, ये जो है हिंदी गीत संग्रह
ए हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस। ठीक है, हिंदी गीत संग्रह, हिंदी गीत संग्रह कौन था? किताब ए नौरस की रचना करी थी। कौन? अबला बाबा या निर्धनों का मित्र या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसके शासनकाल में ही, किसके? अबला बाबा के शासनकाल में या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में फरिश्ता, कौन? फरिश्ता, जिसे हम क्या कहते थे? जिनको हम मोहम्मद कासिम कहते थे, जिनको हम मोहम्मद कासिम, जिनके हम मोहम्मद कासिम कहते थे, इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने तारीख ए फरिश्ता नामक, क्या? तारीख ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, या पूरी की थी। आप देखेंगे कि इसको जो है, किसको? बीजापुर को औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में मिला लिया था। क्यों मिला लिया था? ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी स्टोरी है। बात ऐसी थी कि जो बीजापुर का सूबेदार था या शासक था, वो इनका संरक्षण उसको प्राप्त था और ये इनका आश्रयदाता एक हिसाब से हो गया था, इनका सूबेदार था। उसने क्या करा? उसने जो है कर देना बंद कर दिया। जब कर देना बंद कर दिया और जब औरंगजेब ने उसको सूचना भिजवाई, तो उसने सारे जितने धन थे उस धन को क्या किया? बीजापुर के मस्जिद में ले जाके छुपा देता है। और औरंगजेब को गुस्सा आती है। औरंगजेब 1686 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण करता है और वहां के शासक को बंदी बना लेता है। और जिस मस्जिद में, बीजापुर की जिस मस्जिद में अपार धन संपदा रखी जाती है, उसको भी वो नष्ट करवा देता है और कहता है कि ये पाक जगह है, ईश्वर को, अल्लाह को धन की जरूरत नहीं होती है। अगर इस जगह पर अपाक काम कर दिया गया तो ये जगह जो है अपाक हो गई। और उसको क्या करता है? वो ध्वस्त करा देता है। ये हम मुगल वंश जब पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अहमदनगर और निजाम शाही वंश। ठीक है, अहमद शाह निजाम शाही वंश अगर हम लोग देख लेते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा। अहमद शाह निजाम शाही वंश को हम कल देखेंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या आरओ का हो, या टीजीटी पीजीटी या वनडे की जो भी परीक्षाएं हो, उसके लिए पूर्ण रूपेण उपयोगी है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। बस आप लोग इसको उनके तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।